Okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, so far we had completed our ninth chapter. Chapter number 9 was based on the mechanical property of solid. So, in other word, I can say solid mechanics, that was the chapter. And in this 10th chapter, you can see the name of this chapter, mechanical property of the fluid. So we can say it is a fluid mechanics. So solid mechanics we had learned in the ninth chapter. Property of the solid we had learned in the ninth chapter, and this is the chapter in which we are going to discuss the property of the fluid. अब क्वेश्चन सबसे पहले तो ये होगा कि फ्लूइड क्या है भैया। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ऐसा मिसकंसेप्ट है कि फ्लूइड जो होता है ना वो मतलब लिक्विड जो होता है वो फ्लूइड है। फ्लूइड मतलब लिक्विड, ऐसे मिसकंसेप्ट है। बट Yes, ऐसा नहीं है। जो फ्लो हो सकता है, जिसका फ्लो हो सकता है वो फ्लूइड है। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट फ्लो कर सकते हैं वो सारे फ्लूइड है। मतलब लिक्विड तो फ्लूइड है ही, बट जो गैसियस सब्सटेंस है, गैस है, वो भी फ्लूइड है, बिकॉज गैस भी फ्लो कर सकता है। इनफैक्ट कुछ सेमी सॉलिड मटेरियल जैसे जैसे ये डामर है, तो ऐसे कुछ जैसे मोल्टन फॉर्म में जो वैक्स है, तो वो भी हम उसको भी हम फ्लूइड कह सकते हैं, जो फ्लो कर सकते हैं वो। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। yes, sir. अब ऐसा हुआ कि ये चैप्टर में हम दोनों चीज करेंगे, हम लिक्विड फ्लूइड की भी बात करेंगे, हम गैसियस फ्लूइड की भी बात करेंगे। गैस भी फ्लूइड ही है। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि ये जो चैप्टर है ना, उसके अंदर लिक्विड भी आ गया, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड भी आ गई, प्रॉपर्टी ऑफ गैस भी आ गया। तो जो 9 चैप्टर था वो सॉलिड के साथ कनेक्टेड था, और ये जो चैप्टर है वो लिक्विड एंड गैस सब्सटेंस के साथ कनेक्टेड है। चलो इतना सब समझ में आया आपको? Yes, sir. यस सर। अब ये चैप्टर में आपको क्या क्या सीखना है, क्या सीखने वाले हो ये चैप्टर में? तो मैं आपको बता दूं कि जो फ्लूइड मैकेनिक्स है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स के अंदर स्टेशनरी स्टेट के अंदर जो भी फ्लूइड है, तो उसके साथ कनेक्टेड क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज जब आप डिस्कस करते हो तो उसको बोलते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। एंड जब फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है, जब वो मोशन में है, तो उसके साथ कनेक्टेड जब आप डिस्कशन करते हो तो उसको बोलते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स। चैप्टर का जो नाम है ना, वो हम उसको प्रॉपर्टी, वैसे प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है, बट उसको मैं फ्लूइड मैकेनिक्स कह सकता हूँ। So it is classified into the two part. Fluid statics. Statics का मतलब स्टेशनरी, एंड द सेकंड वन इज अ फ्लूइड डायनेमिक्स। डायनेमिक्स मतलब मोशनल, मोशन। अब देखो, गैसियस फ्लूइड जो होता है ना वो कभी स्टेशनरी हो ही नहीं सकते। गैसियस सब्सटेंस जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली फ्लो करते हैं। तो फ्लूइड स्टैटिक्स में बेसिकली हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? लिक्विड। हाँ, वैसे गैस भी हो सकता है, बट जनरली वी कैन से वी आर गोइंग टू डिस्कस दी लिक्विड स्टेशनरी फ्लूइड्स। एंड डायनेमिक्स की अगर बात करते हो तो लिक्विड भी फ्लो हो सकता है, गैसियस सब्सटेंस तो उसका नेचर ही है फ्लो होने का। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि डायनेमिक्स को भी हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, एरोडायनेमिक्स एंड हाइड्रोडायनेमिक्स। सर स्टैटिक्स मतलब स्टेशनरी। हाँ, स्टैटिक मतलब स्टेशनरी ऑब्वियसली। जैसे 12th स्टैंडर्ड में आप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ोगे एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ोगे। तो चार्ज को जब स्टेशनरी रखते हो तो उसके साथ जितने भी क्वांटिटीज, जितना भी डिस्कशन आप करते हो, तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं उसको। और चार्ज जब मोशन में आता है तो वो करंट जनरेट करता है, तो उसके साथ जो डिस्कशन है उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। एग्जैक्टली। यस सर। और सर डायनेमिक्स मतलब फ्लो होता है वो। डायनेमिक्स मतलब नाम से ही पता चलता है, डायनेमिक है, फ्लोइंग है, डायनेमिक मोशन में है। एग्जैक्टली। यस सर। तो फ्लूइड डायनेमिक्स इज सब क्लासिफाइड इनटू द टू पार्ट, हाइड्रोडायनेमिक्स। तो ये हाइड्रो जो है ना वो जनरली वो वाटर का नाम है। तो हाइड्रोडायनेमिक्स का मतलब ऐसा हुआ कि यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं,
लिक्विड फ्लूइड Liquid. के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ऑब्वियसली एरोडायनेमिक्स तो नाम पर से ही पता चल गया होगा कि इसमें हम क्या करेंगे, Yes, yes. Yes, yes. गैसियस फ्लूइड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब ये फ्लूइड मैकेनिक्स कैसे डिजाइन हुआ है पूरा समझ में आया आपको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. You will be surprised by knowing that this is the lengthiest chapter in whole your 11th standard. ये पूरा 11th का सबसे लेंथी चैप्टर है। फ्रेंड्स इसको साथ में करिएगा, मेरे साथ साथ इसको प्रिपेयर करिएगा तो आपके लिए इजी रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी ये इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है और इसके कंसेप्ट बहुत बार आगे के चैप्टर में भी आने वाले हैं। थोड़ा लेंथी है बट इंटरेस्टिंग है, आपको साथ में करना है, दैट्स इट। ओके, तो इस चैप्टर Yes, sir. सबसे पहले हम फ्लूइड स्टैटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डायनेमिक्स वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। डायनेमिक्स में हम एरोडायनेमिक्स एंड हाइड्रोडायनेमिक्स दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्लूइड स्टैटिक्स स्टार्ट हम करते हैं, बट उससे पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट दो फिजिकल क्वांटिटी जो है, जो फ्लूइड के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम एक बार सोच लेते हैं, समझ लेते हैं। वैसे रिवीजन है, एक है प्रेशर और दूसरा जो है वो डेंसिटी। तो फ्लूइड के लिए ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। तो प्रेशर एंड डेंसिटी का पहले थोड़े समझ लेते हैं, उसके बाद हम फ्लूइड स्टैटिक्स में जाते हैं। तो आपको प्रेशर पता होगा, चलो प्रेशर का डेफिनेशन किसी को पता है? Force upon area. Force upon area. It is not the complete definition, it is the incomplete definition. Anybody will tell me what is the exact definition? The Force applied in unit in area time. is called pressure. Wrong once again. The force applied by unit area. हाँ, wrong answer. देखो प्रॉपर डेफिनेशन, Force applied per unit area is called Per. pressure. अरे भैया Force applied to perpendicular. हाँ अब बराबर है, ये बराबर। कौन बोला? Vetsal. Vatsal, you got the right answer. Force applied perpendicularly for unit cross-sectional area. Force applied perpendicularly to unit cross-sectional area is defined as a pressure. तो प्रेशर है ना, वो ऐसे डिफाइन होता है, फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर पर यूनिट एरिया। अब क्वेश्चन इज दैट कि भाई सर ये परपेंडिकुलर का मतलब समझ में नहीं आया, क्या बोलना क्या चाहते हो आप? क्वेश्चन ऐसा होगा। तो मैं बताऊं क्या है। मान लो कि आपका ये एक रेक्टेंगुलर कोई प्लेट है आपका, और ये जो प्लेट है रेक्टेंगल प्लेट है कोई, और वहां पे आपने फोर्स अप्लाई किया, बट ये जो फोर्स आपने जो अप्लाई किया वो परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब ऐसे अप्लाई किया हुआ है। उसका जो परपेंडिकुलर जो है ना वो तो ये है, ये इसका परपेंडिकुलर, ये जो है ना दैट इज इट्स परपेंडिकुलर, दिस लाइन इज अ परपेंडिकुलर टू दिस प्लेट। तो आपने जो फोर्स अप्लाई किया वो इस हिसाब से अप्लाई किया हुआ है, वो परपेंडिकुलर नहीं है। फिर भी अगर आपको प्रेशर फाइंड करना है तो प्रेशर के डेफिनेशन में जो फोर्स होना चाहिए वो तो कैसा होना चाहिए? Perpendicular. तो यहाँ पे तो फोर्स परपेंडिकुलर नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो, आपको पता है आप क्या करने वाले हो, आपको पता है क्या करना चाहिए यहाँ पे? Force क्या की करोगे जगह आप? मान लीजिए. Components. एग्जैक्टली, यहाँ पे हम फोर्स के दो कंपोनेंट निकाल सकते हैं। एक कंपोनेंट आपका ये रहेगा और एक कंपोनेंट आपका ये रहेगा। एग्जैक्टली Yes, sir. फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे एंगल थीटा है तो आपका ये वाला एंगल भी थीटा रहेगा। Yes, sir. तो अब ये जो कंपोनेंट है आपका, Yes, sir. हाँ ये जो कंपोनेंट है जो परपेंडिकुलर लग रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? F cos theta. एफ कोस थीटा। जिसके साथ एंगल होता है वो कंपोनेंट कोस कंपोनेंट होता है, और जो नीचे जाएगा वो क्या होगा? F sin theta. तो अब ये प्रेशर के इक्वेशन में आपको क्या लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन? F cos theta. F cos theta by A. तो अब आपको समझ में आया ये परपेंडिकुलर लिखना क्यों चाहिए डेफिनेशन के अंदर? बिकॉज आपको ऐसा Yes. कंसीडर करना होता है जो परपेंडिकुलर होता है। एग्जैक्टली Yes, sir. Yes, sir. तो प्रेशर आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या है। ओके, Yes, Yes, sir. sir. अब व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ द प्रेशर? तो ऑब्वियसली उसका जो सिंपल सा यूनिट है वो फोर्स अपॉन एरिया, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Turn per meter. But on the name of the great scientist Blaise Pascal, he was not the rascal, he was a Pascal. So on the name of the Blaise Pascal, it is also named as a Pascal.
तो वैसे 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होता है। 1 पास्कल is equals to 1 meter per meter square. Apart from that, the pressure is measured in the terms of bar also, in the terms of atmosphere also, and in the terms of torr also. Torricelli was the name of the scientist. Torricelli. He was a very silly. So Torricelli was the name of the scientist, and it is measured in the terms of height of the mercury column. तो फ्रेंड्स 1 बार इज इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल, शायद केमिस्ट्री में आपने पढ़े होगा, राइट फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने 11 ये 9th चैप्टर के अंदर एक बार आ गया था कि 1 एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू 1.013 10⁵ पास्कल होता है। 9th चैप्टर में एक बार इसका मेंशन किया हुआ था, एम आई राइट फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, वन sir. टॉर प्रेशर, 1 टॉर इज इक्वल्स टू, मैं बता रहा हूँ पहली बार आपको, 133.28 पास्कल होता है। 1 टॉर प्रेशर इज इक्वल्स टू कितने पास्कल? देखो हमारा जो फिजिक्स का जो अप्रोच होता है, हम जो न्यूमेरिकल एमसीक्यू सॉल्व करते हैं वो जनरली एमसीक्यू न्यूमेरिकल जो हम सॉल्व करते हैं वो जनरली एमकेएस सिस्टम में करते हैं। तो अगर कोई और सिस्टम में हमको दिया हुआ है यूनिट, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उसको MKS में convert MKS करना में पास्कल में एमकेएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पास्कल इज द एसआई यूनिट और एमकेएस यूनिट ऑफ द प्रेशर। ओके, तो उसको पास्कल में कैसे कन्वर्ट करना होता है वो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे। इज इट क्लियर? Yes, sir. एंड कभी कभी प्रेशर जो होता है ना वो मर्क्यूरी कॉलम से भी मेजर करते हैं, हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम। और शायद आपको पता होगा कि 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब पहले तो ये समझ लेते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। तो फ्रेंड्स आपको पता नहीं है कि आपके ऊपर कितना प्रेशर है। आपके ऊपर बहुत प्रेशर है। 1 atmosphere. हाँ, आपके ऊपर आप बिलीव नहीं कर पाओगे, इतना ज्यादा प्रेशर है। तो आपके ऊपर ये जो हमारे ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, एयर है, तो उसके द्वारा हमारे ऊपर प्रेशर लगता है और वो 1 एटमॉस्फेयर, इसको ही बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और उसका वैल्यू कितना है? उसका वैल्यू है 10⁵ पास्कल। 1.013 10⁵ पास्कल, मतलब 1 लाख पास्कल अप्रोक्सीमेटली इज ऑलरेडी एक्टिंग ऑन योर हेड। सोचो आप, कितना ज्यादा प्रेशर ऑलरेडी हम बेयर करते हैं। और ऊपर से ये पढ़ने का। तो जीवन में देखो प्रेशर तो होता ही है, बट उससे उसी का नाम जिंदगी। तो जीवन में हारने का नहीं, दौड़ने का है। प्रेशर तो बेयर करना पड़ेगा, उसी का नाम जिंदगी, और उसी से तो जिंदगी चलती है हमारी। कभी हम बात करेंगे जब ऑफलाइन लेंगे, तब मैं पूरा एक लेक्चर आपको दूंगा कि क्या है जीवन, क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। कभी ऑफलाइन लेंगे तब बात करेंगे, अभी इसमें मजा नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स अभी तो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू देखे तो हमारे ऊपर ऑलरेडी 1 लाख पास्कल, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख, उससे ज्यादा 1.013 लाख पास्कल, इतने प्रेशर हमारे ऊपर ऑलरेडी है। बट हमारा बॉडी इसके द्वारा हैबिचुएटेड है, वो टेक इट फॉर द ग्रांटेड है, वो हमारे बॉडी ने वो ग्रांट कर लिया है उसको। हम देखो ये जो जेनेसिस होती है, हम जो डे बाय डे हम जो ये उसको हमारा जो ह्यूमन बीइंग का जो रिवोल्यूशन होता है, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी ने उसके साथ कंपीट कर लिया है, कंपेटिबल है हमारा बॉडी। अगर वो नहीं है ना तो कभी हमारे बॉडी में डेंजरस इफेक्ट आती है, हम प्रेशर लेस एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं ना, तो उल्टा उससे हमको लॉस होता है। तो ये हम इसके साथ कंपेटिबल है, हम उसके साथ, वो हमारा हो गया है, उसके साथ सेट हो गया, सेटिंग हो गया उसका। तो इतना प्रेशर तो होता ही है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कंप्लीट डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन ऐसा है कि प्रेशर क्रिएटेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन द सी लेवल। देखो ये सी लेवल इसलिए लिखना होता है बिकॉज जो हमारी जो सोइल होती है, अर्थ सरफेस जो होती है, वो अनइवन होती है। कहीं पे वो ऊंचाई पे होती है, कहीं पे वो गहराई पे होती है, तो वो अनइवन है। तो उसको, बट सी लेवल पे जाओगे तो वो यूनिक हो जाएगा लेवल। तो इसके लिए 1 एटमॉस्फेरिक को प्रिसाइजली डिफाइन करने के लिए हम ऐसा बोलते हैं कि अ प्रेशर क्रिएटेड बाय atmosphere on the sea level is defined as a 1 atmospheric pressure। ये पता चला आपको? Yes, sir. और उसको सबसे पहले जो साइंटिस्ट लोगों थे, उन लोगों ने उसको मेजर करने के लिए मर्क्यूरी कॉलम का यूज किया था। तो ऐसा पता चला कि भाई अगर आपके पास कोई ट्यूब है, कोई ब्यूरेट है, ब्यूरेट पता है? ब्यूरेट अभी तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट नहीं हुआ इसलिए। Yes, sir. केमिस्ट्री में आता है पर। हाँ,
तो वो ब्यूरेट है आपके पास, और उसके अंदर आपने मान लो कि 76 सेंटीमीटर तक, 760 मिलीमीटर मतलब 76 सेंटीमीटर, तो 76 सेंटीमीटर तक आपने मर्क्यूरी लगा दिया, वहां पे फिल कर दिया, और उसको पहले तुमने क्या किया, मेरे पास ये ब्यूरेट है तो पहले उसके अंदर मैंने मर्क्यूरी डाल दिया 76 सेंटीमीटर, फिर उसको उल्टा कर दिया, और फिर यहाँ पे वो कॉलम के द्वारा हमारे हाथ में जो प्रेशर लगेगा ना, वो कितना होगा भैया, वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है भैया, समझ में आया आपको? Yes, sir. तो आई थिंक प्रेशर के रिगार्डिंग जो भी कुछ कहना था वो मैंने कह दिया। अब हम बात करेंगे डेंसिटी की। तो डेंसिटी आपको वैसे भी पता है, चलो मुझे बताओ डेंसिटी। Mass upon volume. वेरी गुड। तो डेंसिटी जो होती है, दूसरा क्वांटिटी जो है वो डेंसिटी है। तो डेंसिटी आपको यू वेरी वेल नो दैट इज द मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। वेरी गुड। तो ये डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर में, पूछो क्यों? 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 क्योंकि इस चैप्टर में हम है ना लिक्विड एंड गैसियस फ्लूइड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब लिक्विड फ्लूइड जो होता है ना वो मोस्टली इनकम्प्रेसिबल होता है, उसको हम बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो मोस्टली इनकम्प्रेसिबल होता है, तो उसको हम बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं कर पाते, तो उसका डेंसिटी हम इंक्रीज नहीं कर पाते हैं। देखो जितना हम कंप्रेशन करेंगे ना तो उसका बॉडी का डेंसिटी ज्यादा इंक्रीज होगा। अब एक न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किया था 9th चैप्टर में, हम याद करो कुछ डेप्थ में गए थे जहां पे 80 एटमॉस्फेयर जितना प्रेशर क्रिएट होता है उतने सी के डेप्थ में गए थे, तो भी डेंसिटी जो ओरिजिनल सी लेवल पे जो डेंसिटी था वाटर का वो 1.03 था, बट वो 80 एटमॉस्फेयर जितने डेप्थ में चले गए तो भी कितना हुआ था वाटर का डेंसिटी? याद है आंसर? 0.1 ज्यादा हुआ था। नहीं, पॉइंट नहीं, 0.001 ज्यादा हुआ था। 1.03 का हो गया था 1.034, इतना ही ज्यादा। हाँ सर। तो कुछ खास उसमें चेंज नहीं आया था, क्यों? बिकॉज लिक्विड जो होते हैं ना वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उसको आप बहुत कंप्रेस नहीं कर पाते, तो उसका डेंसिटी वैसे कैसे रहता है, उसका डेंसिटी ऑलमोस्ट कैसा रहेगा? Similar. Similar. कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो लिक्विड सब्सटेंस जो है ना उसका डेंसिटी हम कांस्टेंट लेके आगे बढ़ सकते हैं, उसका डेंसिटी आप टेक इट फॉर द ग्रांटेड कि वो कांस्टेंट है, बट गैसियस सब्सटेंस जो है उसको आप आराम से कंप्रेस कर सकते हो। तो गैस का तो वॉल्यूम कितना होता है, जिस वेसल के अंदर उसको डाल दिया वही उसका वॉल्यूम हो जाएगा, तो उसको आप कंप्रेस कर सकते हो। जैसे आपके सिलेंडर, गैस सिलेंडर में बहुत कंप्रेस करके गैस डालते हैं, तो मतलब उसको तो हम कंप्रेस कर सकते हैं, वो कंप्रेसिबल है, तो उसका मतलब कि उसके डेंसिटी को हम आराम से Increase कर सकते हैं। चेंज कर सकते हो, Change increase कर सकते हो। तो डेंसिटी, मोर प्रिसाइजली आई कैन से अ डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड can be considered to be constant generally, and density of a gaseous substance cannot be considered to be a constant. It can be vary with the temperature also. Is it clear friends? Yes, sir. Yes sir. Yes. Yes, sir. अब और एक चीज सीख लेते हैं, रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक डेंसिटी। रिलेटिव भी बोल सकते हैं उसको, स्पेसिफिक भी बोल सकते हैं। रिलेटिव डेंसिटी चलो किसी को पता है उसका डेफिनेशन, इसको स्पेसिफिक डेंसिटी भी बोल सकते हैं। Density of substance upon density of water at 4 degrees Celsius. एकदम बढ़िया, कौन बोला? वेद प्रजापति। हाँ, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 सेल्सियस। 4 सेल्सियस को हम 277 केल्विन भी बोल सकते हैं, बिकॉज आपको पता होगा कि 0 सेल्सियस इक्वल्स टू 273 केल्विन, 4 सेल्सियस इक्वल्स टू 277 केल्विन। एम आई राइट फ्रेंड्स? पता है ना आपको ये चीज? Yes sir, पता है। ओके। अब ये 4 सेल्सियस क्यों लिया? Yes sir. वो लेने का रीजन क्या है? अब आपको क्वेश्चन आएगा कि भाई ये वाटर तो वाटर है, तो भैया वाटर जो होता है ना उसका डेंसिटी टेम्परेचर के साथ बहुत माइनर बट थोड़ा बहुत चेंज होता है, एंड एट द 4 सेल्सियस टेम्परेचर, at 4 Celsius temperature, the density of a water is the maximum most. तो 4 सेल्सियस पे वाटर का डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है बाकी सारे टेम्परेचर के हिसाब से। That is why this 4 Celsius is taken in the definition. So definition of the relative or specific density is
the ratio of a density of a substance to the density of water at 4 Celsius. Is that clear, friends? Yes, sir. तो ये आपका डेंसिटी के बारे Yes, sir. में जो डिस्कशन था वो कंप्लीट हुआ। अभी तक ऐसे कोई क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किए जो आपके एग्जाम में पूछ सके। अभी जस्ट जो भी हमने डिस्कशन किया दैट इज ओनली अ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। तो क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज फ्लूइड, क्वेश्चन नंबर 2 टाइप ऑफ फ्लूइड लिक्विड गैस उसके बारे में है, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्टिंग्विश बिटवीन द लिक्विड बॉडी एंड द सॉलिड बॉडी, सॉलिड एंड लिक्विड के बीच का डिफरेंस है यहाँ पे, वो आप रीड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 फ्लूइड मैकेनिक्स कितने पार्ट में डिवाइडेड है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्लूइड स्टैटिक्स फ्लूइड डायनामिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 प्रेशर के बारे में डिस्कशन है यहाँ पे पूरा। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, क्वेश्चन 6 डिस्कस करना बाकी है। क्वेश्चन नंबर 7 डेंसिटी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, तो 1 to 7 क्वेश्चन आपको 6 क्वेश्चन को छोड़ के 1 to 7 क्वेश्चन को आपको एक बार होमवर्क में लिखना है। ओके, 6 नहीं लिखना। Yes, sir. Yes, sir. तो फ्रेंड्स आज का जो ये सेशन है वो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। तो आपको चैप्टर नंबर 10th का 1 to 7 क्वेश्चन एक्सेप्ट 6 क्वेश्चन एक बार होमवर्क में लिखना है। वापस से थर्सडे को एज पर द शेड्यूल हम मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, Yes, sir. तो गुड बाय एंड मैरी क्रिसमस टू एवरीवन।